Friends, welcome to computer class. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shivjyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about society, law and ethics, chapter number 17 of class 12. Student, in this chapter, we will discuss about cyber law and IT Act, ethical issues, technologies and society, open source, philosophy and software license, privacy, identity theft, online fraud, cybercrime, disability issues while teaching. Now, introduction. We are now living an era called the information age, where we see that most of our activities are technologies influenced by it, making an online payment, creating or development of own piece of art of information, such as writing articles or clicking photographs and so on. Yes, student, यू नो वेरी वेल कि हम हमारा डेली लाइफ में जो भी वर्क कर रहे हैं वो सारा वर्क किसके ऊपर डिपेंड है? टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। चाहे वो कुछ भी हो, यदि हम एक छोटा सा फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, इमेज क्लिक कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पार्ट ही है। तो इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में जो हमारा डेली रूटीन है उसमें हम किसी ना किसी टाइप से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। With the reach of technologies to our day-to-day life, and it has also raised specific issues and problems related to society, ethics and law. In this chapter, we shall talk about topics about these very domains such as intellectual property rights, cybercrime, cyber law, e-waste management, etc. तो जब हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजीज के कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे साइबर क्राइम। ठीक है, हम नेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो हमारा फंड है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। बट क्या होता है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं कि कभी जो हमारा फंड है या हमारा इशू है वो गलत अकाउंट में चला जाए या हमारा पासवर्ड हैक हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उन सब इश्यूज को हम देखेंगे। और ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो ई वेस्ट है, ई वेस्ट मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नाउ, ethical issues. These days we can easily say that our society is information society and our era is information era. In other words, we can say that information forms the intellectual capital for a person or body. However, there are many ethical issues involved with the uses and availability of information. Some common ethical issues are intellectual property rights, plagiarism, digital property rights. तो स्टूडेंट, इन अवर सोसाइटी डिफरेंट इश्यूज, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको हमें सॉल्व आउट करना होता है। ठीक है, तो उन्हीं इश्यूज को हम देखेंगे कि जब हम टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ओके, नाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। As mentioned earlier, information makes intellectual property. Any piece of information is produced or created with a lot of efforts and it consumes a lot of times. The cost factor is also involved with the creation or production of information. Yes, student, यदि हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जब आप डेवलप कर रहे हैं तो उसकी आप कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, सपोज कोई कंपनी है, अगर कोई प्रोडक्शन बना रही है, ठीक है, जैसे सपोज एक शू मेकिंग कंपनी है तो वो शूज बना रही है, तो उसके लिए उसका पहले रॉ मटेरियल आया और उसने उसके ऊपर कॉस्ट बनाई, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट निकल गई। बट यदि हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास में कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं, ठीक है, तो जब भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालते हैं तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई रॉ मटेरियल तो है नहीं, ठीक है। लैपटॉप आप बोलेंगे सर सिस्टम है, तो सिस्टम भी वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर वो लॉन्ग टाइम चलता है। बट
इसका जो कॉस्ट फैक्टर निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि एक तो आपका लॉट ऑफ टाइम, कि आपका टाइम कितना स्पेंड हो रहा है उस सॉफ्टवेयर को बनाने में पर्टिकुलर, और आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं जिनको आप सैलरी दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकालते हो, पर्टिकुलर अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालते हो। ओके स्टूडेंट, though once products it becomes very easy to duplicate it or share it with other, but this very thing makes information difficult to safeguard unlike tangible property. Yes student, अब सपोज हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, बट उस सॉफ्टवेयर को क्या किया, किसी ने कॉपीराइट, मतलब हमने उसका जो कॉपीराइट है वो हमारे पास है, बट उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के क्या कर दी, मार्केट में शेयर कर दी, और उसने उसके अकॉर्डिंग उससे प्राइस ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट तो बना नहीं, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हुआ है, बट उस सॉफ्टवेयर की अगर सपोज मार्केट में कॉपी लीक हो जाती है, ठीक है, मींस लीक होने का मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, तो वो क्या हो गया, एक बहुत बड़ा इशू हो गया हमारे लिए कि हमने जो टाइम उसके ऊपर वेस्ट किया, वो जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया वो किसी ने आसानी से उसकी कॉपी किया, उसकी डुप्लीकेट कॉपी किया और उसको मार्केट में क्या कर दिया, सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। द क्रिएटर प्रोडक्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रियल ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया था या प्रोडक्ट बनाया था वो क्या है, उसका रियल ऑनर है, बट एंड द ऑनर हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जो ऑनर होता है उसके पास सारे राइट्स होते हैं कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो अपना प्रोडक्ट है वो इजीली किसी को भी सेल कर सकता है या फर्दर उसको शेयर कर सकता है। टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वन कैन गेट इंफॉर्मेशन कॉपीराइटेड और पेटेंट और यूज ट्रेडमार्क। तो जो उसकी प्रोडक्ट होती है उसका कॉपीराइट भी करा सकता है, उसका ट्रेडमार्क भी ले सकता है या फिर उसका पेटेंट भी करा सकता है। पर्टिकुलर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आप क्या कर लीजिए, उससे या तो ट्रेडमार्क ले लीजिए, कॉपीराइट कर लीजिए उसको, या उसका पेटेंट करा लीजिए, ठीक है। तो ये जब आप करा लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, उसके पर्टिकुलर ऑनर बन जाते हैं। नाउ intellectual property right are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, share or distributed। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो ऑनर होता है उसको उसका राइट मिल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि कितनी इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करनी है, ठीक है, उसको कितनी इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और कितनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज करनी है। तो ये सारे राइट किसको मिल जाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, पर्टिकुलर उस ऑनर को। Also it gives the owner a right to decide the fees for doing, exchanging, sharing and distributing. The ethical issue involved with it is that information must not be exchanged without the consent of its owner। तो ethical issues में ये जो है कि विदाउट आप ऑनर की परमिशन से आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते, विदाउट ऑनर परमिशन। The intellectual property rights must be protected for it. Encourage individuals and businesses to create new software and new software applications, as well as improving existing application. Ensures new ideas and technologies are widely distributed. Prompts investment in the national economy। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स हैं और ये इनके कुछ टाइप्स बताए कि इन टाइप्स को हम यूज फॉलोज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैराग्राफ। पैराग्राफ मींस स्टाइलिंग। इफ यू लुक इनटू एन इंग्लिश डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड पैराग्राफ, इट विल गिव समवट लाइक द अनऑथोराइज्ड यूज और क्लोज limitation of the language and thoughts of another author and the representation of them as one's own original work। Yes, तो प्लेगरिज्म मतलब होगा कि पर्टिकुलर जो आपके आइडियाज हैं, ठीक है, जो आपके आइडियाज हैं वो कोई अनऑथराइज ऑथर या अनऑथराइज ऑनर उसको क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है, ठीक है, और उसको हाइड करने के बाद में या फिर
उस पर्टिकुलर साइट पे, कोई आपकी साइट है, उस साइट आपने डेवलप की, आप उसके ऑनर है, या उस साइट को हैक करके उसके ऊपर कुछ मिसबिहेव या अब्यूजिंग वर्ड यूज कर देता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म इज stealing someone else intellectual work and representing it as your own work without giving credit or creator or without checking the source of information। तो पर्टिकुलर जो अनऑथराइज्ड ऑनर है वो आपके टास्क को, जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, उसको क्या कर देगा, आपसे चीट करता है, या फिर जो आपका क्रेडिट होता है वो सारा क्रेडिट खुद ले लेता है, क्योंकि पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर, जो आइडियाज आपके थे, वो आइडियाज उसने जो उसकी जो आपके आइडियाज है, वो आइडियाज उसने हैक कर लिए और उस आइडिया के थ्रू क्या बना लिया, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया। तो ये क्या हो गया, प्लेगरिज्म। नाउ any of the following acts would be termed as plagiarism: using some other author work without giving credit to the author। तो जो अनदर ऑथर है, जो ऑथर का वर्क है, जो आपका डेवलपर है, आपने कोई वर्क स्टार्ट किया बट उसका क्रेडिट किसी और ने ले लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फ्रॉम देन इंटेंट ओरिजिनली बाय द ऑथर और क्रिएटर। तो पर्टिकुलर जो ऑथर ने कोई वर्क किया था, उसको आपने क्या कर दिया, उसमें कोई चेंजेस कर दिए, उसको इनकरेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये भी किसका टाइप है, मॉडिफाइंग फिल्टरिंग समवन्स प्रोडक्ट सच एज म्यूजिक कंपनीज एक्सेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क। तो पर्टिकुलर जो आपका वर्क है, उसको आपने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करके क्या कर दिया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे आपने देखा है म्यूजिक, तो म्यूजिक में होता है कोई किसी ने कोई सॉन्ग बनाया हुआ है और उसको हमने एडिट करके उसको क्या करते हैं, मार्केट में रिलॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी किसका टाइप है, प्लेगरिज्म का। गिवन इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है वो भी आपने क्या कर दिया, इनकरेक्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, इनकरेक्ट कर दिया उसका। तो क्या होगा, पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड है और जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो जब भी हमें उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो हमारे पास में सोर्स है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो जो उनका मार्केट होता है, ठीक है, मार्केट में जो उनकी रेपो होती है वो क्या होती है, खराब होती है। नाउ फेलियर इन गिवन क्रेडिट और acknowledging the contribution of other in a collaborative effort to which you are also part of, ठीक है। Now digital property rights. Digital property refers to any information about you or created by you that exists in digital form, either online or on an electronic storage devices. All of your digital properties comprises what is known as your digital assets। तो डिजिटल प्रॉपर्टी मीन्स पर्टिकुलर हमने कोई अकाउंट बनाया है, ठीक है, नेट पे, जैसे आपके गूगल अकाउंट आप बनाते हैं या जीमेल आपने आईडी बना रखी है, उसके ऊपर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है या जो भी आपकी पर्टिकुलर आपने उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, वो सब क्या हो गया, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज हो गई। और डिजिटल प्रॉपर्टीज पे आपको राइट्स मिलते हैं कि पर्टिकुलर डिजिटल जो प्रॉपर्टी होती है, विदाउट आपकी परमिशन कोई उसको यूज नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होती है पासवर्ड से या और अदर टेक्निक से। एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, किसी का पर्सनल अकाउंट है ऑनलाइन, सच एज ईमेल एंड communications accounts, social media accounts, shopping accounts, photo and video sharing accounts। तो ये सारे जो अकाउंट्स आपने बना रखे हैं कहां पर, नेट के ऊपर, चाहे वो आपका ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट हो, ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड अकाउंट्स हो सकता है, या आपका कोई ईमेल अकाउंट हो सकता है, सोशल मीडिया पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर, ये सारे आपके अकाउंट्स हैं। और शॉपिंग अकाउंट्स हैं आपके, और फोटोज और आपके इमेजेस, वीडियोस, ये सब भी आप शेयरिंग करते हैं, तो उसका भी आपने अकाउंट्स बना रखे हैं। तो ये सब आपके डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं। और डिजिटल प्रॉपर्टीज जो है विदाउट आपकी परमिशन कोई अदर यूजर यूज नहीं कर सकता है। Digital property rights lie with the owner. Legally,
a person who has created it or the owner who has got it developed by paying legally in the legal owner of a digital property. Only the owner can use the decide who all and in what form can his or digital assets may be used by other, whether by making payments or by buying it, but this is not the case generally. There are many threats to digital properties. तो डिजिटल प्रॉपर्टी जो है वो ऑनर डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी का यूज कोई अदर कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको कोई शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता. तो सारे राइट्स जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं ओरिजिनल ऑनर के पास में, बट उसके बावजूद भी कुछ जो थ्रेट्स हैं, डिजिटल थ्रेट्स होते हैं प्रॉपर्टी पे, हम देखते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं. थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टी. डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल, although one need to buy, uses, right or license to use a digital property, there are many software penetration tools such as cracks tools created by hackers to penetrate your software registration system and enable unauthorized user to freely access your software without actually paying for it. तो स्टूडेंट डिजिटल प्रॉपर्टी में काफी सारे ड्रॉबैक हैं कि पर्टिकुलर कोई क्रैकर होता है. क्रैकर जो होते हैं वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कि जो आपका डिजिटल अकाउंट्स है उसको हैक कर लेते हैं विदाउट कोई पेइंग, कुछ विदाउट आपको इन्फॉर्मेशन दिए, और आपका जो प्रॉपर्टी है डिजिटल प्रॉपर्टी उसका मिसयूज करते हैं. नाउ सेकेंड, स्टेलिंग एंड plagiarizing code of your digital property. Sometime other developer somehow get hold of your software source code and then create plagiarized version of your code and use it in their own software. In other words, they sell your software sources code and use it to build their own version of it and then sell it under their own company name. तो स्टूडेंट सेकंड थिंग कि पर्टिकुलर क्या होता है, आपने कोई कोड बनाया, आपने कोई सॉफ्टवेयर जनरेट किया और जो उसका सोर्स कोड है, तो उसका सोर्स कोड को क्या करता है, अनदर जो डेवलपर होगा वो क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा, ट्रैक कर लेगा और उसके अंदर उसको चेंजेस करके और अपने नाम से क्या कर देगा, उसको सेल आउट कर देगा. तो ये भी एक प्रॉब्लम है आपके डिजिटल प्रॉपर्टी में. नाउ डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन. तो डिजिटल प्रॉपर्टीज में आपको कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, लेट्स सी. एज देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू डिजिटल प्रॉपर्टीज, देयर आर मेनी ways you can ensure protection of your digital property. The first is anti-tamper solution. There are many anti-tamper solutions available today which ensure that your digital property is tamper-proof. These anti-tamper solutions use a host of advanced technologies to prevent hackers from hacking. तो स्टूडेंट फर्स्ट है आपका एंटी टेम्पर सॉल्यूशन. तो आपके डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर यदि आपने एंटी टेम्पर्स लगा रखा है तो जो हैकर है वो आपकी इंफॉर्मेशन को इजीली हैक नहीं कर सकता है. ओके, नाउ सेकंड इज लीगल causes. Add legal cause is the causes of use of your software digital properties. You must include a transparent cause in your software term of services that prohibits the scrapping of your software source code for reuse. This is a sound legal backup for you. तो स्टूडेंट पर्टिकुलर जो आपके डिजिटल प्रॉपर्टीज हैं उन डिजिटल प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया है, कुछ ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है, उनको क्या किया हुआ है, हिडन किया हुआ है, जिस वजह से इजीली किसी भी हैकर को वो आसानी से क्रैक करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती. नाउ नेक्स्ट इज लिमिट द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड. यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विद trusted individuals who are part of development team.
तो स्टूडेंट फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है आज के टाइम पे वो है शेयरिंग। हम अपने डेटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एनीवेयर शेयर कर रहे हैं और इतना शेयर कर देते हैं कि हमें पता नहीं होता कि पर्टिकुलर जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं वो ट्रस्टेड पीपल है या नहीं है। तो यदि आपने अपने डेटा को ऐसे ऑनर या ऐसे पर्सन को शेयर कर दिया जो आपकी टीम का पार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी या उसको इजीली क्रैक कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन सोर्स फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो पर्टिकुलर आपको क्या करना होता है, जो भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसका आपको लाइसेंस आपको लाइसेंस लेना होता है। The terms open source software is used to refer to those categories of software programs whose license do not impose much conditions. Such software generally give user freedom to use the software for any purpose, to study and modify the program, and to redistribute copies of either the original or modified programs. There are many categories of software that may be referred to as open source software. तो स्टूडेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिसको हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर यूजर मॉडिफिकेशन कर सकता है, चेंजेस कर सकता है और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। Terminology before we talk about various terms and definition to open word. You clear about two terms which are often misunderstood. These terms are free software and open source software. तो स्टूडेंट यहाँ पर दो टर्म्स है, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट जनरली हम कंफ्यूज होते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम दोनों एक ही चीज समझते हैं कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है वही क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बट इन दोनों टर्म्स में डिफरेंट है। दोनों टर्म क्या डिफरेंट है, हम बात कर रहे हैं फ्री सॉफ्टवेयर की। तो फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल एंड कैन बी फ्रीली यूज। तो फ्री सॉफ्टवेयर वो होता है जो फ्रीली एक्सेस किया जा सकता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है। Freely uses changes, improved, copied, distributed by all who wish to do so, and no payment are needed to be made for free software. तो जिसके लिए हमें पेमेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बट यदि हम बात करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड कैन बी freely used in terms of making modification, constructing business model around the software and so on, but it does not have to be free of charge. but ये आपको free of charge नहीं मिलेगा। हम इसमें changes कर सकते हैं, इसको distribute कर सकते हैं, but ये आपको free of charge नहीं है। Here the company constructing the business model around open source software may receive payment concerning support for the development. तो कंपनी आपसे क्या लेती है, इसका कुछ अमाउंट लेके रखती है। What is important to know here is that in open source software the source code is freely available to the customer. But सबसे important टास्क ये कि जो आपको source code है वो क्या है, freely available है। किसमें, open source software में। Dear student, now philosophy of open source. फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन, आप क्या कर सकते हैं, इसको विदाउट इसमें कोई चेंजेस करके फ्री रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोबारा किसी को डिस्ट्रीब्यूट दे सकते हैं। सोर्स कोड, इसका सोर्स कोड जो है आपको इजीली प्रोवाइड होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। डिराइव्ड वर्क्स, इसके अंदर आप काफी चेंजेस कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। इंटीग्रिटी ऑफ द ऑथर सोर्स कोड, नो डिस्क्रिमिनेशन एजेंट पर्संस और ग्रुप, no discrimination agent, fields or envir, distribution of license must not be specified to a product, the license must not restrict other software, and license must be technology neutral. तो ये फिलॉसफी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, कुछ पॉइंट्स हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। नाउ a software which is free as well as open belong to category FOSS, free and open source software. तो स्टूडेंट FOSS ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में जाती है। तो इस चैप्टर में जितने भी
शॉर्ट फॉर्म से वो आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इनमें से। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो डेफिनेशन देखते हैं इनकी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टर्म फ्री एंड ओपन, लेट अस नाउ proceed to our discussion on terminology and definition to open source software. Now we will discuss about OSS and FLOSS. So OSS refer to open source software, which refer to software whose source code is available to customer and it can be modified and redistributed without any limitation. And OSS may come free of cost or with a payment of nominal charges that its developers may charge in the name of development support of software. तो स्टूडेंट, तो OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं, बट उसका नॉमिनल सा चार्ज लिया जाता है, जो कि जो उसका डेवलपर है वो उसको नेम और जो उसका डेवलपमेंट है उसको करने के लिए लेता है। बट यदि हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो जब आपको विंडोज प्रोवाइड कर रहा है तो उसका एक आपसे पर्टिकुलर चार्ज ले रहा है और उसका कोई कोड आपको नहीं मिल रहा है सोर्स कोड से, उसकी सर्विस आपको मिल रही है कि आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। यदि आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, FLOSS रेफर टू फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो FLOSS हम बोलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ FLOSS इज फ्री लाइब्रेरी एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। GNU की यदि बात करें तो GNU प्रोजेक्ट एम्फसाइज ऑफ फ्रीडम। द GNU प्रोजेक्ट वाज initiated by Richard M. Stallman with an objective to create an operating system. तो ये किसको क्रिएट करने के लिए बनाया गया था? ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। With time, GNU project explained, and now it is not limited to only an operating system. Now it offers a wide range of software, including applications apart from operating system. तो GNU जो प्रोजेक्ट था वो बनाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, पर अब इसको एक्सपेंड कर दिया है काफी ज्यादा, और अब इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में और दूसरे जो सॉफ्टवेयर है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं उनको भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज FSF. FSF इज फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो FSF जो है वो क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फुल फॉर्म ऑफ FSF इज फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। FSF is a non-profit organization created for the purpose of supporting free software movement. तो ये जो FSF ऑर्गेनाइजेशन है ये किसको सपोर्ट करती है? फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट्स जो होती है उनको ये प्रोवाइड करती है। Richard Stallman founded FSF in 1985 to support GNU project and GNU license. तो ये किसके लिए बनाया गया था कि GNU के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं और GNU से जो प्रोजेक्ट के लाइसेंस आपको लेने हैं वो भी आप कहां से ले सकते हैं? FSF से। Nowadays it also works on legal and structural issues for the free software communities. तो फ्री सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज आप किसके ऊपर सॉल्व आउट कर सकते हैं? FSF फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। ओके स्टूडेंट।